नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 1 की तरफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम जो है वो हमारे बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब ये सारा का सारा कोर्स जो है वो भी अपने आप में बड़ा है, तो बड़ी आसान से तरीके से हम पूरे के पूरे इतिहास विषय का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करेंगे कैसे? क्वेश्चन के माध्यम से। यानी अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो लिए हैं। ऐसे प्रश्न लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरी तरीके से लिए हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी जो समय की मांग है वो है रिवीजन। अगर आपने बढ़िया से रिवीजन कर लिया ना तो टेंशन मत लो, आपके बढ़िया से बढ़िया अंक जो हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय में पूरी तरीके से आएंगे। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको तैयारी करनी है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। देखो, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, उसका रिवीजन अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से करोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। ये ब्लूप्रिंट क्या काम आते हैं? इस ब्लूप्रिंट के अंदर हमें यह पता चल जाता है कि भाई पहले अध्याय से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला जो अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें से हमें टोटल 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं जो कि 4 अंक के होंगे, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा और लघुतरात्मक प्रश्न भी हमें देखने को मिले। तो ये आपके लिए बड़ा आसान सा काम हो जाएगा अगर आपको पता होगा कि कौन से अध्याय से कौन सा प्रश्न पूरी तरीके से बनता है। अब हम इस पूरे के पूरे रिवीजन विद क्वेश्चन की सीरीज को चालू करने से पहले आप लोगों के लिए इस पूरे अध्याय का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा खाका जो है वो खींचना जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय है क्या। तो देखो, हमें देखने को मिलता है कि यूरोप के अंदर ना बहुत ज्यादा समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? कि साहब यूरोप के अंदर निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन का मतलब है ऐसा शासन जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता, ऐसा शासन जो अपने हिसाब से मनमानी करता है। यानी ये जो राजा थे, ये जो राजशाही थी, वो अपने हिसाब से मनमानी करती थी। अब मनमानी से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके ऊपर आर्थिक तौर पर बड़ी समस्याएं थी, कई प्रकार के कर थे, सामाजिक तौर पर उनके ऊपर भेदभाव था, राजनीतिक उनके पास अधिकार नहीं थे। इस वजह से यूरोप के सारे लोग जो हैं वो पूरी तरीके से इस निरंकुश शासन को खत्म करना चाहते थे। अब निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए और लोकतांत्रिक ताकत को लाने के लिए उन्होंने कई जगह पर ऐसे आंदोलन किए, और उसी चीज को हम देखते हैं राष्ट्रवाद के तौर पर। अब राष्ट्रवाद का मतलब आप जानते होंगे कि साहब अपने देश के लिए प्रेम की भावना होना, पर राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ प्रेम की भावना ही नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक ऐसे, हम कह सकते हैं शासन की, एक ऐसे राष्ट्र की भावना को अपने आप में बढ़ाना जिससे सारे के सारे लोग जो है वो पूर्णतः साथ में जुड़ जाएं, उनका इतिहास एक हो, उनकी संस्कृति एक हो, उनकी भाषा एक हो, देश के प्रति प्रेम अपने आप में एक हो। वो पूरी की पूरी भावना जो है वो हमें इस अध्याय के अंदर देखने को मिलती है कि किस प्रकार यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय पूरी तरीके से होता है। इसके अंदर हम जर्मनी के बारे में बात करते हैं, इटली के अंदर के बारे में बात करते हैं, फ्रांस के अंदर बात करते हैं कि किस तरीके से यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रवाद के कई सारे आंदोलन होते हैं और उसके बाद स्थिति में कितना बड़ा बदलाव होता है। किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना के बाद अब पूरे के पूरे यूरोप के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ वाले सवाल। अब ये जो सवाल हैं वो अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई देखो, अगर बढ़िया नंबर लेकर आने हैं, 90% से ज्यादा अंक लेकर आने हैं, तो एक एक प्रश्न हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो चलिए भाई चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन, जर्मनी में राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन था? ये साहब जर्मनी के अंदर ये जो राष्ट्र राज्य बने, इनके निर्माण की प्रक्रिया का जनक कौन देखने को मिलता है? विलियम चतुर्थ, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय या फिर ऑट्टो वन बिस्मार्क? तो हमें देखने को मिलता है साहब ये राष्ट्र राज्य की प्रक्रिया का जनक, उनको बढ़ाने वाले अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमें देखने को मिलता है ऑट्टो वन बिस्मार्क को। ऑट्टो वन बिस्मार्क को, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रमुख मंत्री था। तो पहला प्रश्न अपना बिल्कुल क्लियर होता है। चलते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? देखो, हमें देखने को मिलता है कि इस राष्ट्रवाद के इस पूरे के पूरे आंदोलनों के दौरान, राष्ट्रवाद की इन गतिविधियों के दौरान हमें देखने को मिलता है कि कई सारे ऐसे रूपक और कई सारे ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह जो थे वो अपने आप में बड़े स्तर पर बढ़े थे। जैसे फ्रांस के अंदर हमें मरियान देखने को मिली थी, उसी तरीके से हमें जर्मनी के अंदर जर्मेनिया देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस राष्ट्र का रूपक बनी? ब्रिटेन का नहीं भाई,
फ्रांस का तो मरियान हमें पता ही है, रूस की इस पूरी की पूरे अध्याय में कोई बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहब जर्मनी। और इन प्रतीकात्मक चिन्ह, इन रूपक के जरिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का एक उबाल सा जो है वो पूरी तरीके से आ गया था। अब बढ़ते हैं लाडलो प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बढ़िया प्रश्न है, आंसर देना बिल्कुल। उगते सूरज की किरणें किस तरीके से, किसका प्रतीक हमें देखने को मिलती है? उगते सूरज की किरणें हमें किसका प्रतीक देखने को मिलती है? आजादी मिलने का, बहादुरी का, शांति का, या एक नए युग का? तो हमें देखने को मिलता है एक नए युग का प्रतीक देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यूसेपे मैज़िनी जो था वो अपने आप में कौन था? फ्रांस का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था, ब्रिटेन का क्रांतिकारी था, या इनमें से कोई नहीं? तो हमें मैज़िनी का जब नाम आता है तो हमें सिर्फ एक ही देश को याद रखना है और वो है इटली। भाई इटली के अंदर इस क्रांतिकारी ने बड़े स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। कई सारे ऐसे गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटी बनाए जिससे युवा अपने आप में जुड़े, जिससे पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप में जुड़ा, और बाद में हमें इटली के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया कब? 1817 में, 1848 में, 71 में, या 85 में? तो हमें देखने को मिलता है साहब ऑप्शन नंबर स 71 के अंदर, ऑप्शन नंबर स 71 के अंदर। क्लियर? बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो राजा विलियम प्रथम जो थे वो अपने आप में जर्मनी के शासक घोषित किए गए। जर्मनी के शासक जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से घोषित किए गए। बहुत ही बढ़िया, अपने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब अपन देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा रिक्त स्थान जो है वो भी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दिक्कत ये होती है कि एमसीक्यू वाला ऑप्शन जो है वो तो हमें पता नहीं होते, साथ साथ में आप इसमें कोई एडिशनल चीज भी नहीं लिख सकते, या तो आपको रिक्त स्थान आता होगा या नहीं आता होगा। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी हम तैयारी नहीं करते हैं, वो हमारे मार्क्स को बढ़ाने के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो भाई रिक्त स्थान की अगर मैं बात करता हूं तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर डैश ने की थी। हमें देखने को मिलता है ये जो वियना सम्मेलन था वो अपने आप में पूरी तरीके से यूरोप का इतिहास लिखने वाला था। कारण ये था कि इस सम्मेलन के दौरान नेपोलियन के दौर में जो बदलाव हुए थे उससे पहले की चीजों तक लोगों को ले जाने की कोशिश करी गई थी। यानी पूरी की पूरी यूरोप की राजनीति के अंदर बड़ा बदलाव लाने वाला ये वियना संगठन था, वियना सम्मेलन था। अब इस वियना सम्मेलन के हमें पूरी तरीके से चांसलर देखने को मिलते हैं। कौन? वो थे ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम था भैया? ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक इस वियना सम्मेलन के चांसलर थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, जिन्होंने इस पूरी की पूरी सम्मेलन की मेजबानी की थी। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में डैश को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। फ्रांस में डैश को नारी रूपक के तौर पर चित्रित किया गया था। अब एक नाम तो यहां पर याद रखना है, जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मेनिया का नाम आएगा, और फ्रांस की बात करेंगे तो नाम आएगा किसका? मारियान का। तो इसका भी नाम याद रख लेना, मारियान का नाम फ्रांस में, और जर्मेनिया का नाम याद रखेंगे जर्मनी में। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, जर्मेनिया तो नाम से पता चल जाएगा साहब जर्मनी, और मारियान यानी फ्रांस का। अब फ्रांस में जब ऐसा रूपक को पूरी तरीके से जब बनाया गया ना, तो मरियान नाम को चुना गया। क्यों? क्योंकि मरियान अपने आप में सबसे सामान्य नाम था। जैसे अगर हम पूरी तरीके से हमारे देश की बात करते हैं तो बड़े सामान्य सामान्य सा नाम होते हैं ना, जैसे आपकी क्लास में कोई ना कोई शुभम जरूर होगा, कोई विकास जरूर होगा, है ना, ये सामान्य, मनीष जरूर होगा। तो कितने बढ़िया बढ़िया नाम है ये, मनीष, विकास, शुभम, ये सारे बड़े सामान्य नाम है, बड़े अच्छे नाम है। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जब एक रूपक को, एक प्रतीकात्मक चिन्ह को बढ़ाया जा रहा था तो हमें उसका नाम मरियान देखने को मिला, मरियान देखने को मिला, जिससे लोगों को जुड़ाव जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से हो सके। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था, और उस संगठन का अपने आप में नाम क्या था? यहां पे ध्यान रख लेना भैया, गुप्त संगठन का अपने आप में नाम क्या था? तो अपने को ध्यान रखना है कार्बोनेरी संगठन। कार्बोनेरी संगठन जो था वो अपने आप में पूरी तरीके से गुप्त संगठन था। गिसेपी मैज़िनी का नाम भी यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रशा का प्रमुख मंत्री था। अब प्रशा, जब हम जर्मनी की बात को करते हैं तो जर्मनी से ही पहले की बात प्रशा पे आ जाते हैं। तो प्रशा जो है उसका प्रमुख मंत्री कौन था? आपको याद रखना है एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम, जिसका नाम है ऑट्टो वन बिस्मार्क। ऑट्टो वन बिस्मार्क, इस बिस्मार्क के नाम को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि अगर जर्मनी के अंदर राष्ट्र राज्य की भावना को बढ़ाने का किसी को योगदान जाता है तो भैया इस बिस्मार्क को जाता है, जो कि अपने आप में पूरी तरीके से एक प्रमुख मंत्री रहते हुए इतने बड़े बड़े बदलाव कर देता है। सन डैश में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ।
तो कब हुआ? 1707, 1707 आपको ईयर सन जो है वो पूरी तरीके से याद रखना है। अब हम यहाँ पर जब बढ़ चुके हैं अपने बढ़िया से लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ, अपने रिक्त स्थानों की तरफ, अब चलते हैं हम इंपॉर्टेंट तौर पे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। यानी हमारे वस्तुनिष्ठ बढ़िया हो गए, हमने रिक्त स्थान कर लिए, अब हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्नों पे एक बात ध्यान रखना बेटा, कि जब भी आप इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो कोशिश करना कि हम पूरी तरीके से पॉइंट्स के अंदर आंसर दें। अगर कोई प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है तो कम से कम हम 4 पॉइंट्स तो दे ही दें, पर अगर प्रश्न के अंदर ही ये लिखा गया है कि भैया कोई 2 विशेषताएं बता दो, तो आपको पूरी तरीके से बढ़िया से 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप एक उत्तर को पॉइंट्स के अंदर लिखते हो, बुलेट्स के अंदर लिखते हो, तो उस उत्तर का सौंदर्यीकरण हो जाता है, उस आंसर का ब्यूटिफिकेशन हो जाता है। जब सौंदर्यीकरण हो जाता है तो जब कॉपी चेक करेंगे तो उनको लगेगा कि यार कितना बढ़िया बच्चा है, कितना शानदार इसने आंसर लिखा है, बिल्कुल क्लियर। तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों को जब भी आप लिखो, कोशिश किया करो कि उनको पॉइंट्स के अंदर लिखो, अगर उस पॉइंट जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड है तो ये बात भी आप ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं भैया हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जोल्वेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। जोल्वेराइन आपने पूरी तरीके से पढ़ा। देखो जब आप इस अध्याय को पढ़ते हो ना तो बॉक्सेस के अंदर भी काफी सारी चीजें दे रखी होती, तो बॉक्सेस की भी उन बातों को ध्यान रखना। अब जोल्वेराइन क्या है? जोल्वेराइन अपने आप में पूरी तरीके से एक संघ था। संघ था, कैसा संघ था सर? एक प्रकार का आर्थिक संघ था, आर्थिक संघ था, आर्थिक संघ। इसके अंदर क्या था कि भाई देखो, जब हम यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की बात करते हैं तो जर्मनी वाले इलाके के अंदर हमें कुछ अलग 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 गुट देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें पूरी तरीके से क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उन सारे के सारे क्षेत्रों ने मिलकर अपने आप को एक आर्थिक संघ के ऊपर ढाल लिया। अब उससे फायदा क्या होगा? उसके अंदर जो है वो पूरी तरीके से कर के अंदर कमी आ गई। अलग अलग कर हुआ करते थे तो सामान्यकृत कर दिया। अगर हम तोल की बात करें, अलग अलग तोल के मानक थे, सामान्य तोल के मानक बना दिए। इससे उस पूरे के पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती। और जोल्वेराइन का यही काम था, एक आर्थिक संघ के तौर पर, जिससे उस क्षेत्र के अंदर हमें आर्थिक वृद्धि देखने को मिली। एक एक बात को ध्यान रखना, हर पॉइंट को ध्यान से याद करते रखना। 1834 के अंदर प्रशा की पहल पर, प्रशा जब हम जर्मनी से पहले की बात करते हैं, प्रशा की पहल पर जोल्वेराइन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई, जिससे अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। अब एक ही क्षेत्र के अंदर अगर 30 से ज्यादा मुद्राएं होंगी तो सोचो एक्सचेंज करने में अपने आप में कितना मुश्किल होगा। इस वजह से पूरी तरीके से मुद्राओं की संख्या अपने आप में ना के बराबर कर दी। महत्वपूर्ण बात हमें यह भी देखने को मिलती है कि संघ की महत्वपूर्ण अपने आप में विशेषता थी कि इसको आर्थिक दृष्टि से पूरे की पूरे जर्मनी जो था वो अपने आप में एक हो गया। यानी जर्मनी के एकीकरण के अंदर इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि कोई क्षेत्र अगर आर्थिक दृष्टि से एक हो जाता है ना तो उसको लगता है कि भैया हाँ, हमें देश के अंदर बढ़ोतरी लानी चाहिए। अगर हम बढ़ोतरी लाएंगे तो आर्थिक तौर पर बढ़ेंगे और उससे हमारा फायदा निश्चित होगा। बढ़ते हैं भैया हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ग्रिम बंधु कौन थे? उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में क्या योगदान दिया? लाडलो, ग्रिम बंधुओं का बड़ा आपने नाम जो है इस अध्याय के अंदर सुना होगा। ग्रिम बंधु कौन थे? देखो हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा यूरोप जो है ना वो भाषाई आधार पर बटा हुआ था। अब भाषा की अगर मैं बात करूं तो यूरोप के अंदर आप 100 किलोमीटर के आगे चलोगे, 200 किलोमीटर के आगे चलोगे तो एक नई भाषा शुरू हो जाती है। भाषा के तौर पर बढ़ने की वजह से वहां पर भाषाई राष्ट्रवाद अपने आप में बढ़ रहा था। इन ग्रिम बंधुओं ने क्या किया कि जो जर्मन भाषा की लोक कथाएं थी, जर्मन भाषा की लोक कथाएं थी, उन लोक कथाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। और जब वे लोक कथाएं जो है वो लोगों तक पहुंची, तब उनको अपनी धरती के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, अपने लोगों के प्रति एक जुड़ाव सा महसूस हुआ। और अगर जुड़ाव होगा तो एकीकरण और राष्ट्रवाद तो अपने आप में बढ़ेगा ही। इस वजह से ग्रिम बंधुओं का बड़ा महत्वपूर्ण हमें योगदान देखने को मिलता है। क्या? ग्रिम बंधु जेकब ग्रिम और विलेम ग्रिम जो है वो जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथा इकट्ठी की थी वे बच्चे और बड़े समान रूप से पसंद की जाती थी। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति के अंदर बड़े स्तर पर सक्रिय हो गए थे, जिससे जर्मनी के अंदर हमें एक अलग सा बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। देखो आप ये बात ध्यान रखो, वियना संधि के ऊपर प्रश्न हमें पहले भी देखने को मिल रहे थे। मतलब अभी जो 2025 की बात करें, 24 की बात करें, 23 की बात करें, इसमें वियना संधि के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। और जब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अपने आप ही अगले साल भी उसके रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। अब इस वियना संधि से हुआ क्या? वियना संधि से यह हुआ कि भाई ये जो नेपोलियन था ना,
उस नेपोलियन ने आकर बड़े स्तर पर बदलाव कर दिए थे। उस बदलावों को खत्म करने के लिए वियना संधि को पूर्णतः रखा गया और नेपोलियन से पहले की जो स्थिति थी वो वियना संधि ने अपने आप में लाकर रखने की कोशिश पूरी तरीके से करी। जैसे वियना संधि को आप ऐसे मानो कि आज जो हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, यूएन की बात करते हैं ना, उस तरीके से एक ऐसी संगोष्ठी हुई, उस तरीके से एक जो है वो पूरी तरीके से सम्मेलन हुआ और वो हमें वियना सम्मेलन, जहां पर वियना संधि पूरी तरीके से की गई। 1815 के अंदर वियना संधि के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें। उन सभी बदलावों को खत्म कर दिया गया जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे, यानी नेपोलियन ने जो जो महत्वपूर्ण तौर पर बदलाव किए थे उन सबको समाप्त कर दिया गया, पुरानी स्थिति यहां पर लाई गई। दूसरी बात, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार करने से रोका, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के अंदर जो है तो हमें देखने को मिलता है कि नेपोलियन ने बड़े स्तर पर विस्तार किया था, पूरे यूरोप को एक बनाने की कोशिश करी थी, इसलिए फ्रांस की सीमाओं पर विस्तार जो है पूरी तरीके से रोक दिया। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करी। हमें याद देखने को मिलता है जो कई सारे राजतंत्र थे जो कि पूरी तरीके से निरंकुश थे, उनको भी वापस अपने ताकत के ऊपर जो है वो बिठा दिया गया इस संधि के अनुसार। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था जो है पूरी तरीके से कायम करी गई, एक रूढ़िवादी व्यवस्था जो है पूरी तरीके से यूरोप के अंदर कायम की गई। ये वियना संधि के कुछ महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे रूढ़िवाद क्या है। अब रूढ़िवाद की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ना ये रूढ़िवादी आदमी है, रूढ़िवादी है, पुरानी परंपराओं सोच का है। पर यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि अपनी किताब के अंदर पूरी तरीके से रूढ़िवाद को समझाया गया है और जहां जहां पर भी कोई परिभाषा होती है, जहां जहां पर भी उसके कुछ भाग पूछे जाते हैं, वे प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो रूढ़िवाद को समझ लेना। रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। वो अपने आप में पूरी तरीके से रूढ़िवाद कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है अपने को। देखो भाई, रूढ़िवादी परंपरा की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि पहले जैसे फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर पूरी तरीके से निरंकुश राजा था। अब यहां पर बड़े स्तर पर आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना हुई, राष्ट्रवाद की भावना के बाद नेपोलियन आ गया। अब जब नेपोलियन आया तो उसने विस्तार किया, उस वजह से यूरोप बड़ा नाराज हुआ, नेपोलियन को पूरी तरीके से हराया और उसके बाद बोला क्या कि अपन तो पुरानी स्थिति के अंदर ही चलते हैं, अपने को कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े बदलाव नहीं लाने, अपने को तो पुरानी स्थिति के अंदर ही चलना है। उसी को क्या कहेंगे साहब, रूढ़िवाद परंपरा, पुरानी स्थिति की तरफ वापस से जाना। इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको इस प्रश्न के अंदर 3 मुख्य भाग बनाने हैं। सबसे पहले इस प्रश्न के दौरान आपको याद होने चाहिए जो इटली के एकीकरण के अंदर महत्वपूर्ण लोग थे, उन लोगों के नाम आपको हमेशा अपनी टिप्स के ऊपर पूरी तरीके से याद रहने चाहिए। दूसरा आपको याद रखना है, एकीकरण पे जब भी प्रश्न आएगा तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि भैया पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ। अगर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे तो प्रक्रिया को समझना अपने आप में आसान हो। आप ये बात ध्यान रखो, अगर आप कोई महत्वपूर्ण कोई बहुत ही ज्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना, वो एग्जामिनर को कभी भी पसंद नहीं आते, क्योंकि ये कोई लिटरेचर का पेपर नहीं है, ये पेपर है सामाजिक विज्ञान का। अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसे पेपर के अंदर आप प्रश्न के उत्तर को जितना आसान बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा आपको पूरी तरीके से पहुंचेगा। पर आसान बनाने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कीवर्ड का इस्तेमाल ना करें, आपको कीवर्ड का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना है। तो भाई इस प्रश्न को ध्यान से देखो, हमें देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत देखने को मिलती है मैज़िनी द्वारा। मैज़िनी ने 1831 के अंदर पूरी तरीके से यंग इटली और 1833 के अंदर यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना करी और इनके माध्यम से इतालवी वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना का पूर्णतः उत्पन्न की। इससे फायदा क्या हुआ कि जब एक पूरी तरीके से यंग इटली, या फिर हम कहेंगे जो ऐसा वर्ग है जो पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर बड़ा सुदृढ़ है, बड़ा ताकतवर है, वो उसका एकीकरण हो जाएगा तो अपने आप में लोग सारे के सारे राष्ट्रवाद की तरफ जाएंगे। कवूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। 1859 के अंदर सर्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पूरी तरीके से पराजित किया और इसके फलस्वरूप लोम्बार्डी और सार्डिनिया पिडमोंट को पूरी तरीके से मिला लिया। अब यानी फ्रांस का कूटनीतिक देखो स्थिति, फ्रांस को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके, फ्रांस की मदद लेकर हमें देखने को मिलता है कि सार्डिनिया पिडमोंट जो है वो पूरी तरीके से इटली को मिल गया और इटली अपने आप में एकीकरण की स्थिति के अंदर आ गया। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? क्यों? क्योंकि भैया मरियान जो थी वो अपने आप में प्रतीक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी, एक रूपक के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जा रही थी। अब रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो होगा क्या
फायदा इससे एक बड़ा अच्छा हो जाएगा। रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि हमें राष्ट्रवाद की जब भावना है तो हमें किसे देखना है, तो भाई मरियान। जैसे राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, जब हम भारत माता के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे दिल में पूरी तरीके से राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। जैसे हमारा ध्वज हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, इनको देखते हैं तो कितनी अच्छी भावना आती। उसी तरीके से यहाँ पे मरियान को भी रूपक के तौर पर बड़े स्तर पर लाया गया। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला कारण है स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक। मरियान जो थी वो अपने आप में स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतीक थी। मरियान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के क्रांतिकारी और आदर्शों का पूर्णतः प्रतीक थी। दूसरा रीजन है साहब, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब लोगों को पूरी तरीके से किसी भावना को प्रतीक के तौर पर देखने को मिले तो उनके लिए राष्ट्रवाद की भावना लाना अपने आप में आसान हो जाता है। राष्ट्रीय एकता को इससे बड़ा बढ़ावा मिला। मूर्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किया गया ताकि लोग जो है वो राष्ट्र के साथ जुड़े और पूरी तरीके से महसूस कर सके उस बात को। तीसरी बात है राष्ट्रीय पहचान का निर्माण हुआ। देखो, जब हम एक समूह को देखते हैं और उस समूह ने अपने हाथों में झंडे लिए गए हों, उनकी सांस्कृतिक पोशाकें पहन रखी हों, तो हम समझ जाते हैं कि भैया ये उस देश से आते हैं, ये उस संस्कृति से आते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रीयता की पहचान का निर्माण भी मरियान की वजह से हुआ। मरियान की छवि से सिक्कों और डाक टिकटों के ऊपर अंकित कर जनता के बीच गणराज्य की पहचान को बड़े स्तर पर मजबूत किया गया। साथ साथ में राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। मूर्तियां राष्ट्र को साकार रूप में प्रस्तुत करती थी और जनता में राष्ट्रवादी भावना फैलाने का माध्यम हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलती थी। यानी मरियान का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, जिससे फ्रांस के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। जैसा फ्रांस की जब हम बात करते हैं तो मरियान का नाम आता है, उसी तरीके से जब हम महत्वपूर्ण तौर पर जर्मेनिया की बात करते हैं तो हमें जर्मनी याद रखना है, क्योंकि जर्मनी के अंदर अगर रूपक है, प्रतीक चिन्ह है, तो जर्मेनिया थी। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषता लिखी। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र जो है वो अपने आप में क्या है। अब आप जब इस अपनी किताब को देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए देखने को मिलेंगे। उस बॉक्स के अंदर इस अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, इसको पूरी तरीके से उल्लेख किया गया है। ध्यान से समझना भैया, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार जो है वो राष्ट्र क्या है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया एक ऐसा क्षेत्र हो जिसके अंदर लोगों के अंदर आपस में एक जुड़ाव हो, वो एक भाषा बोल रहे हो, उनकी एक संस्कृति। पर अर्नेस्ट रेनन कहता है ये नहीं भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र को राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र की परिभाषा जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से अलग है। 1882 के अंदर सोबॉर्न विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रेनन नाम का जो व्यक्ति है वो राष्ट्र की परिभाषा के ऊपर एक बड़ी व्याख्या देता है। व्याख्या के अंदर जो कि क्वेस्ट की नेशन के अंदर जो प्रश्न था वो राष्ट्र क्या है वो बात कर रहा था, उससे प्रसिद्ध एक बड़े स्तर पर निबंध जो है वो प्रकाशित किया गया और उस निबंध के अंदर राष्ट्र की परिभाषा जो है वो दी गई। रेनन ने राष्ट्र को समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र के आधार पर परिभाषित करने की धारणा को खारिज किया। वो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ भाषा, नस्ल, धर्म, क्षेत्र के आधार पर आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि एक क्षेत्र के अंदर नस्ल एक हो पर वो आपस में लड़ रहे हो, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं हो। इसलिए सिर्फ इन चार कारकों की वजह से आप राष्ट्र की परिभाषा नहीं दे सकते। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? उनके अनुसार राष्ट्र जो है वो लंबे प्रयासों में त्याग और निष्ठा का अपने आप में परिणाम है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे जब हम अपने देश की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो हम अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, हमारा क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, नस्ल भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना कि जब मैं भारतीयता की बात करता हूं तो उसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं कि हमने लंबे प्रयासों से 1857 से लेकर 1947 तक के लंबे प्रयासों से हमारे देश को पूर्णतः आजादी दिलाई अंग्रेजों। हमारे प्रयास, हमने बड़े स्तर पर त्याग दी, हमने बड़े स्तर पर अपने देश के प्रति निष्ठा रखी, और ये सारे कारण बनाता है हमें एक राष्ट्र। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अतीत के अंदर शौर्य, गौरव और महान पुरुषों का योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक था। वर्तमान में समान इच्छा, संकल्प मिलकर और महान कार्य करने की भावना को राष्ट्र की बुनियाद जो है वो अपने आप में पूर्णतः रखी गई। ये बात ध्यान रखना। रेनन ये भी कहते हैं कि सब राष्ट्र को बड़ी और व्यापक एकता के रूप में देखा जाता है। राष्ट्र का अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह पर आधारित होता है और प्रांत के निवासी को ही निर्णय लेने का अपने आप में अधिकार होना चाहिए। राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी और एकमात्र कानून और शासक होने की स्वतंत्रता का लोप हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी बड़ी जरूरी है। अब अर्नेस्ट रेनन द्वारा राष्ट्र की परिभाषा को आपको समझाना कैसे कि भाई इन बातों के ऊपर अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र नहीं कहा। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? त्याग की भावना, निष्ठा होना, साथ साथ में अपने आप में एक सामूहिक पहचान की भावना को। अब बढ़ते हैं भाई दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि उदारवाद का था कि साहब उदारवाद के मायने क्या होते हैं। उदारवाद जो है वो अपने आप में एक लातिन भाषा का शब्द लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है।
लिबरलिज्म जो शब्द है उसका मूल शब्द है लिबर, और लिबर का मतलब होता है आजाद या फिर आजादी। उदारवाद का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता है। यह सहमति से सरकार और संवैधानिक शासन का पूर्णतः समर्थन करता है और पूरी तरीके से हर वर्ग को अपने साथ रखने की बात पूर्णतः उदारवाद करता है। आर्थिक रूप से राज्य द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने पर जोर देता है। राष्ट्र राज्य को समान नागरिक अधिकारों वाले समुदाय के रूप में देखा जाता है, और उदारवाद में सीमाएं थी, जैसे कि मतदान अधिकार केवल संपत्ति स्वामित्व वाले पुरुषों तक ही सीमित था। कुछ समस्याएं थी, पर ये शुरुआती दौर के उदारवाद के तौर पर देखी गई, यह हमें उदाहरण के तौर पर देखने को मिलती है। वियना संधि की कोई दो विशेषता लिखें, इनके ऊपर अपन पूरी तरीके से चर्चा कर ही चुके हैं। हमें जो राजशाही थी उसको पूरी तरीके से वापस से लाया गया था। नेपोलियन से पहले की जो चीजें थी उनको पूरी तरीके से वापस लाया गया। फ्रांस का जो विस्तार था उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी, यह अपन ने चर्चा कर ली थी। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नेपोलियन संहिता। पहले के एग्जामों में अगर हम पिछले साल के प्रश्नों को देखते हैं तो ये नेपोलियन संहिता से प्रश्न अपने आप में बन ही जाता है, तो नेपोलियन संहिता आपको ढंग से समझनी जरूरी होगी। अब देखो क्या हुआ, नेपोलियन ने जैसे तैसे करके फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब उसको ये बात समझ में आई कि सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहना है, पूरे के पूरे यूरोप के इलाके को अपने तक रखना है, तो उसको सोचा कि अगर मुझे पूरे के पूरे यूरोप को अपने अंदर करना है तो मुझे वहां पर समानता लानी पड़ेगी। अब समानता कैसे होगी? अगर मैंने पूरी तरीके से यूरोप को एक करना है तो समानता लानी पड़ेगी। कैसी समानता? सामाजिक समानता लानी पड़ेगी, आर्थिक समानता लानी पड़ेगी और राजनीतिक समानता लानी पड़ेगी। अगर मैं इन तीनों को ले आया तो मैं पूरी तरीके से यूरोप को अपने साथ रख पाऊंगा, अपने कब्जे के अंदर रख पाऊंगा। इसी कड़ी के अंदर उसने 1804 के अंदर पूरी तरीके से नागरिक संहिता को लेकर आया, जिससे हमें देखने को मिलता है यूरोप के अंदर बड़े बदलाव हुए। नेपोलियन संहिता जो कि 1804 की नागरिक संहिता थी, इसमें पहला काम था कि साहब जन्म आधारित विशेषाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया। भाई कि जन्म के आधारित जो विशेषाधिकार प्राप्त थे किसी विशेष समुदाय को, उस तक पूरी तरीके से उनको हटाए गए, जिससे लोगों के अंदर समानता का भाव है। दूसरा, संपत्ति के अधिकारों को पूर्णतः सुनिश्चित किया गया। निजी संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः संरक्षित किया गया। कानूनी प्रणाली का पूरी तरीके से सरलीकरण किया गया, क्योंकि अगर कानूनी प्रणाली सरल होगी तो लोगों तक उसकी पहुंच अपने आप में आसान हो जाएगी। कानून लागू किए गए, जिससे न्याय प्रक्रिया अपने आप में स्पष्ट हुई। सर्वडम की पूरी तरीके से समाप्ति की गई, जिससे किसानों को सर्वडम और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति मिली। धार्मिक सहिष्णुता लाई गई कि सब सभी धर्मों के प्रति जो है वो सहिष्णुता का भाव जो है वो अपने आप में लाया जाएगा, रखा जाएगा। योग्यता आधारित प्रशासन अपने आप में पूर्णतः लागू किया गया। यूरोप के अंदर बड़े स्तर पर इसका प्रसार किया गया कि भैया ये जो नेपोलियन की संहिता है, इसका काफी सारे लोगों ने शुरुआत में पूरी तरीके से उनको लगा कि हाँ इससे बड़े बड़े फायदा हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि जैसा फ्रांस के साथ सलूक किया गया वैसे ही अन्य क्षेत्रों के साथ भी किया गया, पर हमें कई सारी सीमाएं भी देखने को मिली। राजनीतिक स्वतंत्रता अपने आप में सीमित थी। हमें पितृसत्तात्मक अधिकार जो थे वो अपने आप में बहाल किए गए, जिससे महिलाओं के अधिकारों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा, जो कि अपने आप में सीमाओं के तौर पर कुछ नकारात्मक तौर पर एक भाग हमें देखने को मिलता है नेपोलियन की इन संहिता का। दूसरा प्रश्न हम उदारवादी राष्ट्रवाद से पढ़ेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद, बात यहां पर ध्यान रखना, उदारवाद के क्या मायने हैं, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, इन दोनों भागों को आपको पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, जो आपको इस अध्याय से जुड़े हुए हैं, जिनको आपको बार बार रिविजन करना है, जिनका आपको बातों को ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो आप 1848 की वो जो फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग है, वो जो चित्र है सोरियू वाला, उसको पूरी तरीके से देख लेना। वो बात आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, अपने आप में पूरी तरीके से रिपीट कर लेना। दूसरी बात आपको यहां पर याद रखनी है कि जर्मनी और इटली, इन दोनों के एकीकरण की प्रक्रिया को अपने दिमाग में रखना ही रखना है, बिना किसी टेंशन के रखना ही रखना है। तीसरी आपको याद रखनी, उदारवाद क्या होता है। चौथा आपको याद रखना है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की क्या भावना है, राष्ट्र अपने आप में पूरी तरीके से क्या है। पांचवा आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है, जर्मेनिया की बात और मारियान की बात। और छठा आपको याद रखना है, यूसेपे मेज़िनी, एक कवूर को भी थोड़ा सा देख लेना। और तीसरी चीज आप इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना, नेपोलियन।
इन चारों पांचों टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लेना तो आपका काम चल जाएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे दिया गया है। बिना किसी टेंशन के इसको याद रख लेना, बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे जिससे जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।